अब हमारा टॉपिक है धारा का ऊष्मीय प्रभाव। व्यावहारिक रूप से आप लोग प्रैक्टिकली ये देखते होंगे कि हम अपने घर में, हालांकि ये एसी है और हम यहाँ पे डीसी की बात कर रहे हैं, परंतु ऊष्मीय प्रभाव में हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं और डीसी से ही ऊष्मीय प्रभाव होता है। तो जो आपके स्विच है ना, वहाँ पे यदि आपने गीजर लगाया है तो आप देखोगे कि आपका स्विच बोर्ड गर्म हो जाता है। अच्छा, गीजर है, गीजर की कॉइल भी तो गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो रही है? ये ऊष्मा कहाँ से आई? है ना। हीटर तो गर्म करता ही है। माइक्रोवेव, हालांकि उसका प्रिंसिपल अलग होता है, परंतु धारा का ऊष्मीय प्रभाव तो है। इंडक्शन, ये भी धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। तो हम वहाँ पे गर्म करने की डिवाइस हो, हीटर हो, गीजर हो, जब भी किसी परिपथ में धारा बहती है तो उस परिपथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। किसी में कम होती है और किसी में ज़्यादा होती है। हम ये भी समझेंगे कि कम और ज़्यादा क्यों होती है। तो सुनिए, होता क्या है कि किसी भी परिपथ में, अच्छा पहले हम प्रैक्टिकल नहीं करें, जब धारा प्रवाहित करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो कार्य होता है। वो कार्य कौन करता है? विभवांतर करता है। आपको पता है ना विभवांतर का मतलब क्या होता है? एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभवांतर होता है। तो विद्युतीय कार्य जब हम धारा प्रवाहित करने में, हम ये भी समझेंगे, परंतु यहां समझें कि धारा प्रवाहित करने में कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और यही कार्य ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है। तो विद्युतीय कार्य क्या होता है? हम यहाँ पे कार्य निकाल रहे हैं। कार्य, कौन सा कार्य? विद्युतीय कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। अब विद्युतीय कार्य में बल हम हाथ से तो लगाने वाले नहीं हैं कि हम हाथ से धक्का दे के बल लगा रहे हैं। तो विद्युतीय कार्य W बराबर होगा, E लिख दें, इलेक्ट्रिकल बल लगेगा आवेश के रूप में और विस्थापन होगा विभव के रूप में। जब हम आवेश देते हैं तो वो बल का फॉर्म होता है और उसमें चेंज क्या होता है? विभव, विस्थापन होता है, क्योंकि आवेश का प्रभाव विभव होता है। तो WE बराबर Q इंटू V होता है। ये विद्युतीय कार्य है। और पता है, आपको मालूम है कि V इज इक्वल टू IR होता है और Q इज इक्वल टू IT होता है। ये दोनों मान रख दो इसमें, तो दोनों मान रख देंगे तो WE इज इक्वल टू, Q की जगह रखा हमने IT इंटू IR, तो WE इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर RT। और ये ही कार्य किस रूप में उत्पन्न होता है? ऊष्मा के रूप में, और इसे H से प्रदर्शित करते हैं और H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है। ये आपके दिमाग में आप सुरक्षित रख लेना। अभी हम इसकी बात करेंगे। अब सुनिए, आप किसी भी धात्विक कंडक्टर में, मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं तो ऐसे उसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं जिन्हें हम कोरोनल कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उससे अपोजिट होगी। इलेक्ट्रॉन बहुत से रहते हैं, अपन एक बना रहे हैं, पूरे में इलेक्ट्रॉन है, एक बनाएंगे तो समझेंगे। ये तेजी से आया, इससे टकराया, तेजी से आया तो इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। ये कब थी काइनेटिक मैक्सिमम, अधिकतम? टक्कर से पूर्व। ये इससे टकराया तो यहां पे
इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी हो गई टक्कर के बाद, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा न्यूनतम कहां गई भैया? वो गतिज ऊर्जा गई कहां? जब ये इससे आके टकराया, इसके पास फुल गतिज ऊर्जा थी, इससे टक्कर के बाद इसकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम हो गई। तो वो गतिज ऊर्जा किससे मिलेगी? जो गतिज ऊर्जा न्यूनतम हुई है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किससे मिलती है? गतिज ऊर्जा धनायन ग्रहण कर लेता है। अब वो धनायन ग्रहण करके कंपन करता है, बस चल तो सकता नहीं है, और उसे ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित करता है। अच्छा, एक ही धनायन से नहीं हो रहे, इससे छूटा, फिर तेजी से चला, यहां पे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम गतिज ऊर्जा थी, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, टक्कर हुई, अब ये इलेक्ट्रॉन टकराया, इस इलेक्ट्रॉन की कैसी हो गई? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, इसके पास बढ़ गई, फिर आके चला, फिर यहां पे हुआ। पूरे कंडक्टर में ये काम होता ही रहता है, और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है बीच में, टक्करों के बीच, पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, श्रांति काल में उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, फिर वो धनायन से टकरा जाता है, और धनायन से टकराने के बाद अपनी ऊर्जा धनायन को स्थानांतरित कर देता है। धनायन केवल कंपन तो करता है, परंतु अपनी जगह नहीं छोड़ सकता, बंधा हुआ है, तो फिर वो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित करता है। तो ये पूरे धनायन ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। इन्हें मिली कहां से? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा कौन दे रहा है? बाहरी क्षेत्र। और आपको पता है गतिज ऊर्जा परिवर्तन कौन करता है? आपको पता है, आप भूल नहीं सकते। गतिज ऊर्जा परिवर्तन ये बराबर क्या होता है? ये होता है कार्य। 11th क्लास में आपने पढ़ के आए हो कि कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और ये वर्क एनर्जी थ्योरम कार्य ऊर्जा प्रमेय थी। तो ये कार्य हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यदि कोई बढ़ा रहा है तो कौन बढ़ा रहा है? कार्य। कार्य किसकी वजह से हो रहा है? बाहरी विद्युत क्षेत्र की वजह से हो रहा है ना। और इलेक्ट्रॉन उससे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उनकी एक्सेलरेटेड हुए, त्वरित हुए, तेजी से आए और फिर टकरा गए पॉजिटिव आयन से। टकराए तो उनकी गतिज ऊर्जा एकाएक कम हो गई। तो वो गतिज ऊर्जा किससे ट्रांसफर हो गई? धनायन को। धनायन ऊर्जा लेके वाइब्रेट होने लगते हैं और कंपन करने लगते हैं, और कंपन करते हुए ऊर्जा उत्सर्जित कर देते हैं, फिर अपने जैसे हो जाते हैं। तो इसलिए जब किसी धात्विक चालक में ऐसे इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ये ऊष्मा कहाँ से उत्पन्न होती है? क्या यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत गलत हुआ? नहीं हुआ। बाहरी क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कार्य करवा रहा है ना, वो कार्य ही ऊष्मा में परिवर्तन कर रहा है। मतलब कार्य ही ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है। कर रहा है क्या बोलेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है बोलेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे जूल ने 3 नियम दिए। अब आप देखना जरा हमारी बात ध्यान से। जूल के ऊष्मा के नियम। प्रथम नियम, सबसे पहला नियम दिया, प्रथम नियम दिया उन्होंने, H ऊष्मा चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ये जूल का प्रथम नियम था। जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उसके वर्ग के समानुपाती में, समानुपात में ऊष्मा उत्पन्न होगी। H ऊष्मा है, हमने लिखा है यहाँ पे। तो क्या था प्रथम नियम? किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित
धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ये पहला नियम हो गया, ये जूल ने दिया था। जूल का दूसरा नियम, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, और जूल का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, दूसरे नियम में बोला कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तुम्हें पता है कि जितनी ज्यादा टक्करें होंगी उतना अवरोध उत्पन्न होगा, और अवरोध का मतलब प्रतिरोध होता है, और अवरोध का मतलब ही प्रतिरोध होता है। तो जूल का ये द्वितीय नियम था, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। हीटर, आप लोगों ने सबने देखा होगा हीटर। आपको पता नाइक्रोम और टंगस्टन की उसमें एलॉय की वो लगाई जाती है कुंडली, उसका प्रतिरोध इतना ज़्यादा होता है कि थोड़ी सी भी धारा उसमें प्रवाहित होती है, प्रतिरोध के कारण बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न कर देती है, वो लाल हो जाती है। इसका एग्जाम्पल समझ लो आप, हीटर। तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा टक्कर होंगी उतना ज़्यादा ऊर्जा स्थानांतरण होगा, जितना ज़्यादा ऊर्जा स्थानांतरण होगा उतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित होगी। जूल का दूसरा नियम था। और पता है ये वाली चीज़ आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, हम ये चीज़ अब मिटा रहे हैं। और जूल का तीसरा नियम अपन उर्दू की स्टाइल में इस तरफ चल रहे हैं। उर्दू आपको पता है राइट से लेफ्ट जाती है, ये भी हटा दो। और अब हम जूल का तीसरा नियम पढ़ रहे हैं। ये चीज़ अलग रहने देना, क्योंकि इससे अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका इंपॉर्टेंट जरूरत है इसकी। तो जूल का तृतीय नियम, तृतीय नियम, थर्ड, 3, 1 2 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, किसका है? जूल का। H समानुपाती है T। आपके घर में आप स्विच ऑन करके ज़्यादा देर तक भूल जाओ तो बहुत देर बाद देखते हो तो गर्म हो जाता है कि नहीं? यस, गर्म हो जाता है वो। तो समय है, T का मतलब क्या है? समय। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। मतलब हम क्या लिखेंगे? किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा प्रवाह के समय के समानुपाती होती है, समय के समानुपाती होती है। ये हैं जूल के 3 ऊष्मा के नियम। आप तीनों नियम मिला लो। इसके बाद अपन इधर आ गए हैं, ऐसे स्टार लगा दे रहे हैं ताकि आपको लगे कि ये कहाँ से आ गया। 1 2 और 3। अब हम लिखें 1 2 तथा 3 से। 1 2 और 3 तीनों ले लिए हमने। तो यहाँ पे क्या हो गया? चूंकि ये भी H के समानुपाती है, ये भी H के समानुपाती है, तो ये भी H के समानुपाती है, तो एक साथ रख देना I² RT। बराबर करने के लिए एक नियतांक की जरूरत पड़ती है KI² RT। और जूल ने कहा कि K बराबर 1 है, तो H I² RT। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये तो अपन पहले ही ले आए थे, ये तो कार्य से निकाल लिया था। H I² RD, H I² RD। तो जूल ने क्या नियम दिए यार? वो नियम तो अपन ने पहले ही निकाल लिए थे। तो जूल के नियम तो आप भी दे सकते थे, क्योंकि आपने कार्य को ऊष्मा में स्थानांतरित होने के बाद आपने कार्य निकाला था और कहा था कि ये ही कार्य ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होगा। तो ये कार्य ही है जो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होता है। तो जूल ने हमारे ही नियम दे दिए जो कि हमने जूल से पहले ही निकाल लिए थे।
तो ये है धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब हम बात करेंगे शक्ति की। और बड़े, कैसा है तू? मैं तो बढ़िया हूँ यार। अच्छा बड़े, क्रिकेट विकेट देखता है तू? अबे छोटे, देखता भी हूँ और खेलता भी हूँ। चल फिर बता, ऐसी कौन सी मेल क्रिकेट टीम है जिसका कैप्टन फीमेल था? छोटे, तू पागल हो गया क्या? अरे बड़े, श्रीलंका, उसका कैप्टन का नाम क्या था? महिला जयवर्धने। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। तो बच्चों, अब हम यहाँ पे बात करेंगे विद्युत शक्ति। शक्ति का मतलब पावर। पावर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, परंतु एक बार फिर से बात करें तो पावर को हम कह सकते हैं ऊर्जा क्षय होने की दर, शक्ति कहलाती है। शक्ति कहलाती है, यानी आप ऊर्जा कितनी तेजी से खर्च कर पाते हो, ये शक्ति है। ऊर्जा खर्च करने के लिए कार्य करना पड़ता है। ऊर्जा खर्च करने के लिए कार्य करना पड़ता है, और आप जितनी तेजी से कार्य करेंगे आप उतना ऊर्जा क्षय करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, उपयोग करेंगे, वो ही आपकी शक्ति है। बच्चों, ऊर्जा और शक्ति में अंतर पता है? ऊर्जा, आप कोई कार्य कर सकते हो तो आपके पास ऊर्जा है, परंतु वो कार्य यदि आप जल्दी कर सकते हो तो आप शक्तिशाली हो। मतलब कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। एक ही बात है, ऊपर वाली और नीचे वाली चीज एक ही बात है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करोगे तो बिना ऊर्जा के कार्य कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो जब कार्य करोगे तो ऊर्जा लगेगी, और ऊर्जा लगेगी इसका मतलब है कि ऊर्जा क्षय हो रही है। सीधी सी बात है। तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो बच्चों, हम पहले भी एक एग्जाम्पल दे चुके थे कि आप बोर्ड एग्जाम देते हो तो आपको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, परंतु आप यदि प्रतियोगिता परीक्षाएं देते हो तो शक्ति की ज़रूरत होती है। वहाँ जल्दी करना पड़ता है। बोर्ड में 3 घंटे मिलते हैं, आराम से कर लो पूरे सवाल, पूरे क्वेश्चन। और जब प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो फिर वहाँ पे स्पीड की ज़रूरत होती है, समय कम होता है, प्रश्न ज़्यादा होते हैं, और नॉलेज का भी उपयोग ज़्यादा करना पड़ता है। तो सिंपल सी बात यह है कि अब यदि आप कोई काम कर सकते हो तो आप ऊर्जा वाले हो, परंतु जल्दी कर सकते हो तो शक्ति वाले हो। और शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। P इज इक्वल टू W/T, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। चलिए बच्चों, सबसे पहले तो इकाई की बात कर लें। यहाँ पे जो शक्ति की इकाई होती है, P की इकाई, वो होती है वाट, और उसे डिनोट करते हैं W से। आपके घर में नहीं, 10 वाट का बल्ब, 20 वाट का बल्ब, 50 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, ये शक्ति है कि वो कितनी ऊर्जा क्षय करेगा। ऊर्जा क्षय करेगा मतलब आपको प्रकाश देगा। सिंपल सी बात है ये। तो वाट होती है पावर की इकाई सामान्यता, और W कार्य की, W मतलब कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य की इकाई, कार्य की इकाई होती है W मतलब कार्य, ऐसे लिखे ना, कार्य की इकाई ये होती है जूल, ऐसे लिख दें। जूल को कैपिटल J से डिनोट करते हैं, और T मतलब समय की इकाई, ये क्या हमें बताना पड़ेगा आपको, फिर भी बता रहे हैं, सेकंड, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। लिखो, P की इकाई 1 वाट, कार्य की इकाई 1 जूल, और समय की इकाई 1 सेकेंड।
यदि 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाए तो शक्ति 1 वाट होती। यदि 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाए तो शक्ति 1 वाट कहलाती है। तो 10 वाट का मतलब 10 जूल कार्य 1 सेकंड में करेंगे तो 10 वाट कहलाएगी। तो वाट तो थोड़ी सी छोटी इकाई हो गई। बड़ी इकाई क्या होती है? किलोवाट। किलोवाट ये ऐसे लिखते नहीं है हिंदी में। किलोवाट को क्या लिखते हैं? KW। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वाट, 1000 वाट। और बड़ी होती है मेगावाट। मेगावाट MW 10⁻6 वाट। और एक और सबसे व्यवहारिक इकाई है, सबसे ज्यादा व्यवहार में उपयोग करने वाली इकाई है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर, बराबर 746 वाट, यानी HP, हॉर्स पावर। अश्व शक्ति सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली जो इकाई है ना, वो अश्व शक्ति कहलाती है। तो सीधी सी बात है कि ऊर्जा का जितना उपयोग करते हैं वो ही शक्ति कहलाती है। तो कॉमर्शियली हम घर में यूज करते हैं मीटर, है ना। तो एक बात बताएं कि किलोवाट आवर, घंटा, यहां पे हम विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे। विद्युत ऊर्जा की कॉमर्शियल यूनिट है, व्यावसायिक यूनिट है, व्यावसायिक इकाई है। किलोवाट आवर को ऐसे लिखते हैं KWH। अब ये विद्युत ऊर्जा क्यों बोली? तो यहां से देखो, P इज इक्वल टू W/T होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? P/T। और W तो ऊर्जा ही है ना, ऊर्जा ही से तो होता है। तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। किलोवाट काय की बात हो गई, शक्ति की बात हो गई, घंटा काय की बात हो गई, समय। तो शक्ति गुणा समय बराबर ऊर्जा होती है। ये व्यावसायिक इकाई कहलाती है। इसे 2 वर्ड यूज करते हैं, या तो कुछ लोग BOT बोलते हैं या BTU बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, एक ही बात है दोनों को। और इसे केवल यूनिट भी कहा जाता है, यूनिट भी कहा जाता है। अरे आपका बिजली बिल आता है तो यूनिट में ही तो आता है बच्चों। कितने यूनिट बिजली लगी? 100 यूनिट लगी इतना होगा, 200 यूनिट लगी इतना होगा। केजरीवाल कहते हैं कितने यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी, वो दूसरे नेता कहते हैं कि इतने यूनिट बिजली ली जाएगी, वो एक नेता कहते हैं इतने यूनिट बिजली पे इतना खर्च लगेगा। तो यूनिट किलोवाट घंटे ही होता है, यूनिट किलोवाट घंटा ही, इसका ही मतलब होता है यूनिट, हिंदी में भी यूनिट। तो अब जो किलोवाट घंटा होता है वो कितना जूल होता है, क्योंकि ऊर्जा कितनी होती है, वो है तो ऊर्जा, परंतु ऊर्जा होती कितनी है ना। तो कोई चीज ऊर्जा कितनी होती है ये पता करने के लिए हमें काय की जरूरत पड़ती है, ये पता करने के लिए हमें उसे ऊर्जा की इकाई से जोड़ दें, इकाई की जरूरत पड़ती है ना। तो ये था किलोवाट आवर, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसे केवल यूनिट भी कहा जाता है। इधर की चीजें हम मिटा रहे हैं और अब हम यहाँ पे एक चीज कर रहे हैं, किलोवाट आवर और जूल में संबंध। यहाँ पे जो चीज हम कर रहे हैं वो क्या है? किलोवाट आवर
और जूल में संबंध। अब आपको बताया जाएगा किलोवाट आवर और जूल में संबंध। चलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, KWH तथा जूल में संबंध। चलिए करते हैं, किलोवाट आवर तथा जूल में संबंध निकालते हैं। देखो बच्चों, फिजिक्स पढ़ते समय थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूरी है, तो मजे से पढ़ना चाहिए फिजिक्स, है ना। मुंह बना के गंभीरता से नहीं पढ़ी जाती है फिजिक्स, खुश होकर पढ़ी जाती है। तो चलिए खुश होइए, आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप कैरियर के मार्ग पर हैं। तो देखिए किलोवाट आवर तथा जूल में संबंध, तो हम सबसे पहले लिखें 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, किलोवाट को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 वाट, है ना, हमने पहले भी लिखा है। और आवर को क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 60 सेकेंड। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 घंटे में 60 गुणा 60 सेकेंड होंगे, 1000 वाट होगा। तो क्या आ रहा है ये, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 6×36, 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट इंटू सेकेंड। 1 2 3 4 5 और 1 36 के बीच में, वाट गुणा सेकेंड। और आपको पता है P बराबर क्या होता है, W/T। कितनी बार बताओगे सर, तो W बराबर क्या होता है, P इंटू टी। W की यूनिट क्या होती है, जूल। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। T की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो वाट इंटू सेकेंड बराबर तो जूल हो गई। मतलब 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इट इज द रिलेशन बिटवीन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर एंड जूल, यानी कि शक्ति की व्यावसायिक इकाई और जूल के बीच में संबंध है। तो ये शक्ति की बात थी। तो शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है, ये तो हमने देखा। अब जरा एक न्यूमेरिकल कर लें, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल तो यहाँ पे नहीं करने, हम सोच रहे हैं कि एक ही ऐसा कर लो कि जो सब न्यूमेरिकल के बराबर हो जाए। तो चलो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। उनने जो जो दिया है हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। अच्छा हाँ, पूरा ऐसे कहानी जैसे नहीं लिख रहे हैं, परंतु जो दिया है वो लिख रहे हैं। परंतु उससे पहले एक बात तो और बता दें, यूनिट निकालना है तो यूनिट का फार्मूला भी तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए ना। तो किलोवाट आवर है तो पता है यूनिट, किलोवाट आवर, इसी को बोलते हैं यूनिट। और पता है ये क्या होता है, वाट इंटू आवर। किलोवाट को वाट में बदला तो अपान 1000 हो जाएगा। ये यूनिट का फार्मूला है, हम ये उपयोग में लाएंगे और अभी के अभी हम इसे उपयोग में लाने वाले हैं। तो चलिए हम बात कर, उनने क्या दिया है, 1 मंथ का खर्च बोला है, 1 महीने, और वो महीना 30 दिनों वाला था, 30 दिन वाला। और इन्होंने दिया है कि आपके घर में, ये आपके घर में 12 बल्ब लगे हैं। बल्ब हिंदी में भी लिख सकते ना, 12 बल्ब हैं और इनका जो प्रतिरोध है, 12 बल्ब हैं, इनका जो प्रतिरोध है वो 440 ओम है। एक मोटर है, ये दी है 1/10 हॉर्स पावर विद्युत अश्व शक्ति। 4 पंखे हैं, जो बोल रहे हैं वो मान ले रहे हैं, आपके घरों में भी ये हो सकता है। ये 100 वाट प्रत्येक, ये भी 440 ओम प्रत्येक, एक का 440 ओम है। और क्या है, सभी एक घर में हैं, घर में लगे हैं, तथा कितनी देर यूज करते हैं, तथा 5 घंटे प्रतिदिन उपयोग में आते हैं, उपयोग में आते हैं।
तो एक महीने में उस घर का अच्छा है बिल कितना आएगा पूछा है बिल उन्होंने। यदि प्रति यूनिट, इकाई नहीं बोलते, हिंदी में भी यूनिट बोलते हैं, खर्चा 10 रुपये हो। चलो देखो, जब न्यूमेरिकल करते हैं ना तो फिर हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर शक्ति के बारे में हम दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे भूल गए थे करना, तो न्यूमेरिकल बाद में करेंगे। वो दो बहुत इम्पोर्टेंट बात तो समझो, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी है, और हमने निकाला था W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। रखो यहाँ पे वैल्यू, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी अपान टी, टी से टी कैंसिल हो गया, P इज इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर आर। बच्चों इसे नोट करिए, ये फार्मूला बहुत काम का है, शक्ति बराबर आई स्क्वायर आर। क्यों याद आ गया हमें? देखो ना, पंखे की शक्ति नहीं दी, प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध से शक्ति निकालना है। और यहाँ पे एक और चीज बोली है, घर में 220 वोल्ट पर विद्युत सप्लाई होती है। आपके घर में भी बिल्कुल सप्लाई होती है, ये इन्होंने दिया है। घरों में 220 वोल्ट पे ही होती है, चक्की में 440 वोल्ट पे होती है। नहीं भी देंगे तो हम मन से 220 वोल्ट लिख सकते थे। एक फार्मूला ये आ गया, ओके। दूसरा फार्मूला, अब आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान आर। I की जगह ये रख दो V अपान आर, तो P बराबर क्या हो गया, इसमें रखा हमने P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मतलब B स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, या आई स्क्वायर की जगह लगा इंटू आर, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर। ये बड़ा काम का फार्मूला है जिसे हमें अभी के अभी उपयोग में लाना है, अब भी के अब भी लाना है। परंतु बच्चों यहाँ पे एक समस्या आपको उत्पन्न होनी चाहिए, अब आपको नहीं हो रही है तो मैं उत्पन्न कर देता हूँ। यहाँ पे I कांस्टेंट हो तो P समानुपाती है R, यहाँ पे V कांस्टेंट है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यार बड़ी गड़बड़ हो गई, एक में R ऊपर आ रहा है, एक में R नीचे आ रहा। अरे यार क्या बात है यार, R है ये R क्या बात कर रहा है यहाँ पे? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि धारा नियत रखें तो जितना प्रतिरोध लगेगा उतनी शक्ति होगी। यदि वोल्टेज नियत रखें तो फिर धारा प्रतिरोध के कारण प्रभावित होगी ना, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा कम बहेगी। समझ गए ना? तो ये व्युत्क्रांतिपाती यदि V कांस्टेंट रखते हैं तो आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। I अपने आप नियत हो जाएगी, I नियत हो जाएगी, धारा कम हो जाएगी। फिर भी ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हों, और ये फार्मूला हम तब उपयोग में लाते हैं जब हमारे प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगे हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है और भी आगे, और समानांतर क्रम में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा कुछ होता है। तो इसलिए ये दो फार्मूले बहुत उपयोगी हैं, और P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R तो हमें इसमें भी उपयोग में लाना पड़ेगा। तो चलिए हम उपयोग में लेके आते हैं, और ये वाला भी मिटा दे रहा है ना, ये फार्मूला भी लिख लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कुल शक्ति निकालें, कुल शक्ति निकालना है। तो कुल शक्ति में 12 बल्ब हैं और ये 440 ओम प्रतिरोध दिया है, 220 वोल्ट विभवांतर दिया है। तो बल्ब की शक्ति निकाल रहे हैं, एक बल्ब की शक्ति, एक बल्ब की शक्ति P इज इक्वल टू स्क्वायर अपान R, V दिया है,
220 वोल्ट दिया है, तो ये हो जाएगा कितना, 220 स्क्वायर अपान आर कितना दिया है, 440 वोल्ट। सॉल्व करो, 220 गुणा 220 अपान 440, 2 बार गया और ये 110, यानी शक्ति आ गई है 110 वाट। तो 12 बल्ब हैं, 12 बल्ब, एक बल्ब की कितनी आ गई यहां पे, एक बल्ब की शक्ति आई है 110 वाट। तो 12 बल्ब की 110 गुणा 12 बराबर 12 जीरो जीरो, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, 1320 बार। सही किया ना, 12 जीरो की जीरो ही, 12 एकम 12 के 2, 1, 12 एकम 12, 1320 बार। अब एक मोटर 1/10 हार्स पावर में तो हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें उसे वाट में बदलना पड़ेगा। तो 1/10 इंटू 746 वाट, क्योंकि एक हार्स पावर में 746 होती है ना, तो ये आ गई आपकी, इससे भाग देंगे तो 74.6 वाट। चलो फिर 4 पंखे लगे हैं, ये 100 वाट एक है, 4 गुणा 100 वाट बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया 400.0, यहाँ पे भी 0.0, वाट थोड़ी सी दूर लिख दो, ये वाट 400 वाट। 4 पंखे भी हो गए, ओके। तो टोटल वाट निकालो, कुल शक्ति दे माँ, जोड़ देना, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 4, 7 2 9, 4 3 7 और 1 1794 वाट। 6 4 7 2 9 4 3 7 1 का 1 1794.6 वाट कुल शक्ति आ गई। ओके, 5 घंटे प्रतिदिन 5 घंटे यूज हो रहे हैं, तो एक महीने में कितना हो जाएगा बताओ जरा। एक महीने में 5 गुणा 30 बराबर 100, 5 दिया 15, 150 घंटे। अब हम निकाल लें यूनिट बराबर वाट, 1794.6 घंटे 150 बटे 1000, इतनी यूनिट खर्च होगी। और प्रति यूनिट का खर्चा 10 रुपये है, तो कुल खर्चा कितना आ जाएगा, अपन एक साथ ही सॉल्व करेंगे। कुल खर्चा तो 17,946 गुणा 150 बटे 1000 गुणा 10 रुपये, इतने रुपये आएगा। एक जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है ना। और एक बात और, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से इसे भी काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 गुणा 3 बटे 2 भी है, 2 से काट तो दिया हमने, बराबर आ जाएगा 3 तिया 9, 3 साते 21, 3 नाम 27 और 29, 3 अट्ठे 24, 26 रुपये, इतना बिल आएगा। 2691, कोई छोटा मोटा बिल नहीं आएगा। मोटर भी तो 5 घंटे रोज चला रहा, कौन चलाता 5 घंटे मोटर, आधे घंटे से ज़्यादा किसी घर में मोटर चलती है क्या, नहीं चलती। तो ये थी हमारी शक्ति की बात। अब हमें शक्ति से संबंधित एक प्रमेय की बात भी यहाँ पे कर लेनी चाहिए। चलिए वो प्रमेय पढ़ते हैं। चलिए हम एक थ्योरम की बात करते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अधिकतम, यहाँ पे जो बात हो रही है अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय। मतलब सीधी सी बात ये है कि इसे पढ़ने के लिए हम ये पता कर रहे हैं कि कोई सेल, हम पता क्या कर रहे हैं, वी वांट टू नो, हम पता करना चाहते हैं
हम पता करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि कोई सेल किस स्थिति में, समझना है बच्चों, किस स्थिति में अधिकतम शक्ति स्थानांतरित करेगा। तुम्हें पता है स्थानांतरित, तुम्हें पता है जितनी स्थानांतरित करेगा उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा। ये हम पता करना चाह रहे हैं इस थ्योरम के माध्यम से कि हम किसी सेल से कब बहुत शक्ति ले सकते हैं। शक्ति ले सकते हैं मतलब उससे ऊर्जा खर्च करवा पाते हैं। ऊर्जा खर्च करवाने का मतलब क्या है? ऊर्जा खर्च करवाने का मतलब ये है कि हम कितना उसका उपयोग कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक परिपथ है, ये और ये, यहाँ पे स्मॉल आर इसका ई है और स्मॉल आर क्या है? ये है आंतरिक प्रतिरोध। इसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ये स्मॉल आर। हम ऐसे कर दें, ये आंतरिक प्रतिरोध है। बाहर लगा हुआ है आपका बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, इधर धारा जाएगी आई। अब हम कब और कैसे इससे ज्यादा शक्ति ले सकते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। हमें मालूम है कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, अभी तो निकाला था हमने, आई स्क्वायर आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और हमें ये मालूम है आई इज इक्वल टू ई आर प्लस आर। क्यों भैया? परिपथ में टोटल प्रतिरोध स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे। आंतरिक प्रतिरोध ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल के अंदर का प्रतिरोध है, वैद्युत अपघटे का प्रतिरोध है, इलेक्ट्रोडों का प्रतिरोध है। तो वो सेल में वो आंतरिक प्रतिरोध कितना हो, बाह्य प्रतिरोध कितना हो, ताकि हम बता पाएं कि हम उससे कब अधिकतम धारा ले पा रहे हैं। तो आई की जगह ये रख दो, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा ई स्क्वायर अपान आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। हम निकालना चाह रहे हैं कि P मैक्सिमम कब होगी। P इज इक्वल टू अधिकतम, कब होगी ये? तो मैक्सिमा और मिनिमा, अधिकतम और न्यूनतम मान, इसका अवकलन कर दें, वो 0 आना चाहिए, तभी P अधिकतम होगी। इसका मतलब ये है कि dP अपान dR, प्रतिरोध की सापेक्ष बात कर रहे हैं, ये 0 होना चाहिए। बच्चों आपको यदि यहाँ पे ये बात जरा भी समस्या दे रही है तो आपके ही ऐप पर अवकलन समाकलन दोनों के वीडियो डले हुए हैं। आप यहीं पे रोकिए इस वीडियो को और जाके अवकलन और समाकलन के वीडियो देखिए। उसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट बहुत डिटेल से समझाए गए हैं कि P अधिकतम तब होगा जब उसका अवकलन शून्य हो जाता है। और अवकलन शून्य हो जाने का मतलब पता है, परिवर्तन बंद हो गया, यानी वो सबसे ऊपर पहुंच गया है, मैक्सिमम पहुंच गया है। सब कंडीशन वहाँ पे दी गई हैं और सब जानकारियाँ वहाँ पे दी गई हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो P की जगह वैल्यू रखो, तो D अपान dr R के सापेक्ष होना है और P की जगह क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर आर अपान आर प्लस आर का होल स्क्वायर। चलो ये बराबर 0, ई स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, ई स्क्वायर डी अपान डी आर, और यहाँ पे हमने लिख दिया आर अपान आर प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर 0। ई सामने जाके 0 हो जाएगी, तो ई से कोई लेना देना है ही नहीं, तो डी अपान डी आर और ये आया आर अपान आर प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर 0। चलिए अवकलन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यदि हम इसका अवकलन करते हैं, फार्मूला लिख दें, डी अपान डी टी डी एक्स से लिख देते हैं, u अपान वी। कैसे करते हैं, v डिफ्रेंसिएशन करते हैं u का, प्लस u डिफ्रेंसिएशन करते हैं माइनस है, माइनस डिफ्रेंसिएशन करते हैं v का अपान वी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है जो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। थोड़ी सी सुविधा हमने आपको दी है, उसका उपयोग करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा,
आर प्लस आर ये लिखा जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, आर का। आर के सापेक्ष होगा तो 1 हो जाएगा, है ना, आर का आर के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और यहाँ पे लगेगा माइनस। अब आप क्या करोगे, अब आप इसे वैसे ही लिखोगे और डिफरेंशिएशन करोगे इसका, तो इसका पूरे का हो जाएगा 2r प्लस आर, और फिर r का करोगे तो 1 हो जाएगा, और अपान हो जाएगा r प्लस आर का होल पावर 4। स्क्वायर करना पड़ता है ना, स्क्वायर तो पहले से ही है, जब स्क्वायर पहले से है तो इसके पावर 4 हो जाता है। और ये बराबर क्या है, ये बराबर है 0 के, ठीक है, ये बराबर 0 के है, तो ये सामने चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। r प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस r इंटू 2r प्लस आर इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करो जरा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2rr प्लस आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमने किया तो 2r स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2r इंटू आर बराबर 0। 2r स्क्वायर में से एक r स्क्वायर गया, 2r में से ये गया, तो यहाँ बचेगा r इंटू आर माइनस 2r माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा r इंटू आर, स्क्वायर से ये कैंसिल तो r बराबर r हो जाएगा। रिजल्ट है आपके पास। अधिकतम शक्ति कब मिलती है, जब बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध बराबर हो, उसी को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं। तो किसी सेल से हम अधिकतम शक्ति कब प्राप्त करते हैं, अधिकतम शक्ति प्राप्त कर पाते हैं यदि r बराबर स्मॉल r हो। बराबर यार, बराबर का मतलब बराबर होता है, यानी किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ के प्रतिरोध के बराबर हो तो हम उस सेल से अधिकतम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और हम सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन उस सेल का कर पाते हैं। ये है आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हम पता करना चाहते हैं कोई सेल किस स्थिति में अधिकतम शक्ति स्थानांतरित करेगा, तो वो स्थिति है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर परिपथ का बाह्य प्रतिरोध। यह है वो स्थिति, और इसी को अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय कहा जाता है। तो ये थी हमारी अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय। और अब हमें शक्ति के बारे में, तो हमने क्या बोला था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, कितनी तेजी से कार्य करते हो। शक्ति की जो व्यावहारिक इकाई होती है वो क्या होती है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट होती है, BTU लिखते हैं या BOTU लिखते हैं। और हमने एक घर में कितनी बिजली का बिल आएगा ये भी अभी निकाला है। अब हमें यहाँ पे इस चैप्टर में केवल एक चीज़ करने के लिए बची है, और उसे कहते हैं थर्मिस्टर। चलिए लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम करते हैं, और उसका नाम है थर्मिस्टर। सबसे पहले थर्मिस्टर का मतलब ये है कि एक ऊष्मा सुग्राही युक्ति होती है। सबसे पहले ये बात सुन लो, यह एक ऊष्मा सुग्राही युक्ति होती है जिसकी प्रतिरोधकता, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रतिरोधकता बोल रहे हैं हम, प्रतिरोध नहीं बोल रहे हैं। रो प्रति एकांक आयतन का प्रतिरोध, जिसकी प्रतिरोधकता
ताप के साथ बहुत तेजी से परिवर्तित होती है। आपको पता है ताप बढ़ाते हैं तो धात्विक चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो ऊष्मा सुग्राही युक्ति होती, जरा सा ताप बढ़ाओ प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम पता कर लेंगे कि प्रतिरोध बढ़ गया यानी कि ताप बढ़ गया। तो प्रतिरोध बढ़ गया कैसे पता करेंगे? धारा कम हो जाए, है ना। धारा कम हो जाएगी तो हमें दिख जाएगी यार धारा कम हो गई, बल्ब डिम हो गया यानी कि ताप बढ़ा, चलो 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 शांति करो, यानी कि सावधानी बरतो। हम ये यहां से समझ लेते हैं इस चीज की। पता है ये क्या होते हैं? ये सामान्यता बनाते कैसे हैं इन्हें? सामान्यतया धातुओं के ऑक्साइड से बनाए जाते हैं, ऑक्साइडों से बनाए जाते हैं। धातु मतलब जैसे Fe ले लो, Cu ले लो, कोबाल्ट ले लो, एक्सेप्टा, इनके ऑक्साइड से बनते हैं ये थर्मिस्टर। थर्मिस्टर कैसे उपयोग में आते हैं, इनके उपयोग सुन लो, फिर हम इसका प्रैक्टिकल उपयोग बताएंगे। और सबसे ज़्यादा इसका व्यवहारिक उपयोग होता है कोयले की खदानों में, कोयले की खदानों में, क्योंकि वहाँ ताप बढ़ना बच्चों बहुत ही समस्या वाली चीज़ है कि वहाँ यदि ताप बढ़ता है तो कोयले में आग लग जाती है। एक मूवी आई थी काला पत्थर, नीचे कोयले की खदान में आग लगी थी। ऐसी घटना सही में भी कई बार हो जाती हैं। कई बार ये घटनाएं घटित हुई हैं, कई मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो हम वहाँ थर्मिस्टर बहुत बहुत सिंसियर होकर यूज़ करते हैं। अभी हम बताएंगे कि वहाँ हम कैसे थर्मिस्टर यूज करते हैं, हम जरूर बताएंगे। पहले यहाँ पे इसके उपयोग तो देख लो, फिर हम उसकी बात करते हैं। उपयोग नंबर 1, पहला उपयोग कि सूक्ष्म ताप परिवर्तन ज्ञात करने में पहला उपयोग होता है। दूसरा उपयोग होता है जो पिक्चर ट्यूब होती है ना, पिक्चर ट्यूब के फिलामेंट में, उनका पास फिलामेंट होता है, हिंदी वर्ड नहीं पता, तंतु, फिलामेंट में सुरक्षा गार्ड के रूप में, सुरक्षा गार्ड के रूप में, ये भी समझा रहे हैं हम, रूप में दूसरा उपयोग है। तीसरा हो गया ताप नियंत्रक इकाई में। 3 उपयोग है। सबसे पहले है बच्चों हम आपको समझाते हैं कि कोयला खदानों में कैसे उपयोग होता है। तो वहाँ क्या, खदान के अंदर नीचे कई किलोमीटर नीचे चले जाते हैं, वहाँ पे क्या है, एक अमीटर लगा, धारा मापी, और वो अमीटर, पता है अमीटर कंटिन्यूस चालू है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, वहाँ पे उन्होंने धारा दी रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें धारा प्रवाहित होते समय यहाँ पे उन्होंने लगा दिया क्या, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर थर्मिस्टर से होके धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, और ये ऐसे 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 करके इसकी जो निडल होती है वो यहाँ है, पर्याप्त धारा प्रवाहित हो रही है, ये निडल यहाँ है। अब ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो थर्मिस्टर का प्रतिरोध बढ़ेगा बहुत तेजी से, और एकाएक ये धारा कम होने लगेगी, और ये इधर यदि आ गई, एक सीमा से ज़्यादा कम हो गई, यानी ताप बहुत बढ़ गया। वो डिफाइन करते हैं कि कितनी धारा कम होगी तो कितना ताप बढ़ा, तो उन्होंने यहाँ पे एक रेड वो बना देते हैं कि वहाँ पे आई, और यहाँ पे इस निडल का कनेक्शन होता है अलार्म से। जैसे ही ये जो अमीटर की निडल है यहाँ आई तो अलार्म से टच हो जाएगी,
और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। पूरे खदान में मजदूरों को सुनाई देने लगेगा कि खदान का ताप बढ़ रहा है। और यदि इसका ताप बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आग भी लग सकती है और उससे बचने के लिए तुरंत पानी वहाँ सप्लाई करने लगते हैं और तेजी से पूरे जो मजदूर रहते हैं फटाफट सब मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाता है। तो देखा आपने ये थर्मिस्टर कितना उपयोगी होता है खदानों में। और अब पिक्चर ट्यूब की बात करते हैं। पिक्चर ट्यूब में थर्मिस्टर लगा होता है। अब क्या होगा कि यदि टेम्परेचर बढ़ गया, ये लगी है पिक्चर ट्यूब, ये पिक्चर ट्यूब बड़ी मान लेते हैं, ये थर्मिस्टर मान लेते हैं। यदि पिक्चर ट्यूब का टेम्परेचर बढ़ा तो ये थर्मिस्टर क्या करेगा? धारा का मान कम कर देगा। धारा का मान कम कर देगा। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ता है। ताप बढ़ता है तो ये रेजिस्टेंस बढ़ा लेता है। तो वो पिक्चर ट्यूब में जितनी धारा जा रही है ये उस धारा में कमी कर देगा। और धारा में कमी कर देगा तो पिक्चर ट्यूब जलने से बच जाएगी। तो पता सेफ गार्ड बोलते हैं ना, सुरक्षा गार्ड करते हैं कि पिक्चर ट्यूब की सुरक्षा गार्ड में ये उपयोग में आता है। तो ये थर्मिस्टर जो है वो ऐसे हम यूज करते हैं, पिक्चर ट्यूब के फिलामेंट के पास लगा देते हैं। यदि वो गर्म हुआ तो थर्मिस्टर का ताप बढ़ जाएगा, तो वो धारा प्रवाहित करना कम कर देगा, तो फिलामेंट में धारा कम जाएगी, तो फिलामेंट जलने से बच जाएगा। तो बच सकता है वो जलने से। तो ये था हमारा थर्मिस्टर। बच्चों एक बहुत मजेदार चैप्टर था धारा। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी चालक में चलते हैं तो एक औसत वेग से चलते हैं और उस औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। खुले परिपथ में किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर को ही हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब चालक के दो सिरों के बीच में विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं, परंतु धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत मानी जाती है। तो धारा चलती है धन से ऋण की ओर और इलेक्ट्रॉन चलते हैं ऋण से धन की ओर। इसलिए धारा एक अदिश राशि होती है जिसकी अपनी कोई दिशा नहीं होती, तो धारा एक अदिश राशि होती है। ये सदिशों के योग के नियम का भी पालन नहीं करती है, इसलिए इसे अदिश राशि ही माना जाता है। हालांकि वो लोग कहते हैं कि ये टेंसर है, परंतु टेंसर से आपको कोई लेना देना है नहीं। समझ गए ना? अब फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था ओम का नियम। यदि भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहती हैं तो किसी चालक के दोनों सिरों पर लगाया गया अधिकतम विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V is directly proportional to I। जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओहमिक परिपथ कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनओहमिक परिपथ कहते हैं। तो अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं और उच्च विभव पर भी ओम के नियम का पालन नहीं होता है, क्योंकि कुछ धारा ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है। प्रतिरोध एक अदिश राशि है। धारा के मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध बोलते हैं और प्रतिरोध की इकाई हर सिस्टम में ओम ही होती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है और प्रति एकांक आयतन का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध होता है और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होता है। फिर हमने यहाँ पे बात किया किरचॉफ के नियम पर। उन्होंने बोला कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है।
मतलब जितनी धारा आती है उतनी धारा जाती है। बीजगणितीय योग का मतलब यह है कि आने वाली धन तो जाने वाली ऋण, और यदि आने वाली ऋण तो जाने वाली धन हो जाती हैं। ये ओम का किरचॉफ का पहला नियम था। इसे KCL बोलते हैं, किरचॉफ करंट रूल, संधि रूल भी कहते हैं इसे, जंक्शन रूल, धारा नियम भी कहा जाता है। फिर किरचॉफ का दूसरा नियम, किसी बंद परिपथ में धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम था, और किरचॉफ के नियम के आधार पर हमने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा। संतुलन की अवस्था मतलब P/Q = R/S, और व्हीटस्टोन ब्रिज चूंकि कोई डिवाइस नहीं है, कोई युक्ति नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे एक और चीज पढ़ ली, और वो चीज थी मीटर सेतु, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, परंतु उसको डिवाइस बना दिया है, विद्युत युक्ति बना दिया है, कि यंत्र बना दिया है। तो मीटर ब्रिज की बात करने के बाद फिर हमने यहाँ पे आपके चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा, विभव मापी। विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होता है। वोल्ट मीटर भी विभव मापने की ही एक इकाई होती है, जिसे हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, ये थी धारा, और बहुत अच्छा चैप्टर था। थोड़ा छोटा है, परंतु जानकारियां अनमोल हैं। अब हम दूसरे आयाम में प्रवेश करेंगे। अब हम धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात करेंगे। चुंबक क्या होता है ये समझेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझेंगे, और प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घरों में प्रवाहित होती है उसकी बात करना प्रारंभ करेंगे। बहुत मज़ेदार टॉपिक शुरू होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी ही नए चैप्टर के साथ, और नई जानकारियाँ और मनोरंजक जानकारियों के साथ। बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं।